चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक जो कल आप लोग बताए थे उसी टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं। आरबीआई का एक योजना चल रहा है। कल जैसा कि दैनिक जागरण ये सब में मुझे दिखा रहे थे रवि जी कि सर ये योजना के बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। चलिए इसी के विस्तृत बताते हैं आपको। ये एकीकृत लोकपाल योजना 2021 इंटीग्रेटेड अमूर्समेंट स्कीम 2021, यहाँ पर लिख दें एकीकृत लोकपाल योजना 2021 इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम 2021। तो देखते हैं कि ये जो स्कीम है, जो एक राष्ट्र और एक राष्ट्र और एक लोकपाल की अवधारणा पे ये स्टार्ट किया गया। अलग बात है, ये जो योजना है, ये जो प्रभावी हुआ वो हुआ आपका 12 नवंबर 2021 को आरबीआई के द्वारा। तो ये जो एकीकृत अमूर्समेंट, जो इंटीग्रेटेड अमूर्समेंट स्कीम है, एक राष्ट्र एक लोकपाल के आधार पे अवधारणा पे ये है। तो क्या इससे पहले कोई बैंकिंग अमूर्समेंट था? बिल्कुल था, बैंकिंग अमूर्समेंट था। ये बैंकिंग अमूर्समेंट जो बैंकिंग लोकपाल है, क्योंकि जब ही बैंक की बात करते हैं इसमें दो है, तो बैंक के साथ साथ एक ग्राहक भी आता है, और इस दोनों जो बैंक है वो ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन जो सेवाएं प्रदान करती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो कतिपय कमियां हैं वो कहीं ना कहीं आता है। तो ग्राहक कहाँ जाएगी शिकायत के लिए? इसके लिए तो कुछ व्यवस्थाएं होंगी। तो इसके लिए 1995 में पहली बार बैंकिंग जो अमूर्समेंट है, इस लोक बैंकिंग अमूर्समेंट 1995 में, फिर इसे संशोधन किया गया 2002 में। फिर देखते हैं बैंकिंग लोकपाल जो है, बैंकिंग अमूर्समेंट है, वो 1 जनवरी 2006 में आया, जिसे संशोधन करके 2017 में लाया। ये यदि देखें तो एक बार प्रश्न पीटी में भी यहाँ से आता है, फैक्ट के रूप में याद रखें कि बैंकिंग जो अमूर्समेंट है वो पहली बार 1995 में लागू कर दिया गया था। फिर इसका संशोधन हुआ, फिर उसमें कुछ चेंजेस आए, फिर 1 जनवरी 2006 को फिर बैंकिंग एक लाया गया, और फिर 2017 था। बहुत सारी चीज ऐसे कमियां थी, जिसे कमियों को दूर करने के बाद ये 12 नवंबर 2021 को एक इंटीग्रेटेड अमूर्समेंट स्कीम लाया गया। क्यों लाया गया? ये नहीं था, बैंकिंग में तो अमूर्समेंट था, लेकिन सभी के लिए एक अलग अलग लोकपाल निर्धारित किया गया था। तो उसकी विस्तृत जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है। तो आइए हम लोग अब इसके स्कीम के बारे में देखते हैं। यदि मेंस पॉइंट के देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें 3-4 चीज को देखिए। ये क्या है या चर्चा में क्यों है? दूसरा, इसकी विशेषताएं क्या है? तीसरा, इसका अपीलीय प्राधिकरण कहाँ है, और इसके महत्व को देखेंगे। यानी इस 4 चीजों को देखते हुए ये पूरी योजना को हम देख लेंगे। ये चर्चा में क्यों है? तो वर्तमान केंद्रीय सरकार के द्वारा जो आरबीआई ने क्या किया कि इंटीग्रेटेड अमूर्समेंट स्कीम लाने में सबसे बड़ी दी है। यदि लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिखिए, बैंकिंग लोकपाल
बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है। बैंकिंग है मतलब वहां पे जो ग्राहक और बैंक के बीच में जो बैंक सेवाएं प्रदान करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ यदि कमियां रही तो उस कमियां का जब ग्राहक शिकायत करती है तो उस शिकायत को समाधान करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। पहला चीज समझ गए। दूसरी चीज ये है कि ये जो बैंकिंग लोकपाल है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये हमेशा याद रखिए, क्या है ये? अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। इसलिए क्योंकि इस नेक्स्ट लिख लीजिए कि बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों मतलब ग्राहक और बैंक को बुलाने का अधिकार है। क्योंकि जो शिकायत है, जो सेवा में कतिपय कमियां के कारण जो शिकायत की जाएगी, तो वहां पे दोनों को यानी एक बैंक के प्रति शिकायत होगा, करने वाले ग्राहक होगा, तो दोनों को बुलाने का प्राधिकार किसको है? ये बैंकिंग लोकपाल को। ठीक, अब जो ये निपटारा करेगी तो वहां पे ऐसा नहीं था कि पहले बैंकिंग सिस्टम में लोकपाल नहीं था। ये 3 लोकपाल थे मेन रूप से देखें। एक हम देखते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना 2006। दूसरा देखते हैं नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनियां लोकपाल योजना 2018। और तीसरा देखते हैं डिजिटल के लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। तो ये बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग फिनांस कंपनियां लोकपाल अधिनियम 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल 2019,
ये तीनों योजना को इस योजना में, तीनों योजना को इस योजना में क्या किया गया, समाहित कर दिया गया। यानी ये एकीकरण लोकपाल का, ये तीनों लोकपाल का एकीकरण किया गया। अब सभी के लिए अलग अलग था, अब एक में आ गया। मतलब इसका एक ही अवधारणा था, एक राष्ट्र और एक लोकपाल। जैसे एक बीमा लाई गई थी तो उसमें भी कहा गया था एक राष्ट्र एक बीमा, उसी प्रकार वन कंट्री वन अम्बुड्समैन की अवधारणा को यहाँ किया गया। जो तीनों मौजूदा लोकपाल योजनाएं थी, उस तीनों के अलावा, यदि लिखना चाहिए इसको लिख लीजिए पहले। ये तीन चीज है। तीसरी बात क्या था कि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, उसके जो सहकारी बैंक है, जिनकी 50 करोड़ या अधिक जमा आकार है, डिपॉजिट जो कैपेसिटी है उसका, जो जमा का आकार है, यदि 50,000 एंड इससे अधिक है तो उसको भी इस योजना में लाया गया, जो पहले नहीं था। ये याद रखिएगा, 50 करोड़ एंड एबव, ये इस योजना में लाया गया। तो ये लाया गया क्योंकि एक ही सभी योजनाओं 1, 2, 3 और ये 4, मेन रूप से 4, ये 4 चीज को इसमें समाहित कर दिया, इसलिए एकीकरण किया गया, इसलिए एकीकृत लोकपाल योजना का लिखिए। अब देखते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए, एक कहीं नीचे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह योजना आरबीआई के लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार, लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण अपनाती है। ठीक, ये इतना समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको समझ गए, चर्चा में क्या है और ये इंटीग्रेटेड क्या है तीनों से। और इसकी मेन रूप से विशेषता को देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है, पॉइंट 1 लिखिए। यह योजना अपवर्जनों की निर्दिष्ट, यह योजना अपवर्जनों के निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार पर सेवा की कमी को परिभाषित किया गया है। यानी पहले जो योजनाएं थी ओम्बुड्समैन की, उसमें ये चीज को नहीं पर था, लेकिन इस योजना में सेवा की कमी को परिभाषित किया गया है इस सूची में। इस एक मेन चीज है, ये पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए, सेवा की कमी को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, इसीलिए कोई भी जो शिकायतों किया जाएगा तो इस आधार पे
जो है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, पहले रिजेक्ट कर दिया जाता कि आपका इस शेड्यूल में ये सेवाएं नहीं आता है, जिस कारण से आपकी शिकायत को रिजेक्ट किया जाता है। अब ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होगा, पहला। दूसरा लिखिए, बस इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं सेवा में कमी, सेवा में कमी को परिभाषित, ठीक, पहला। दूसरा लिखिए, यह योजना का क्षेत्राधिकार, यह योजना का क्षेत्राधिकार तटस्थ है, क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार तटस्थ है, किसी भी भाषा में शिकायतों का निपटारण हेतु चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। ये चंडीगढ़ में जो है क्षेत्राधिकार किसी भी भाषा में होगा, इसके लिए चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, यानी किया गया है, ठीक। वो तो पहले ही बता दिए थे ना कि ये जो प्रभावी है ये योजना वो 12 नवंबर 2021 से जी, तो ये चीज है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आरबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस टेक में पढ़ेंगे। तो आरबीआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल कर इस्तेमाल करने का प्रावधान किया है, यानी इससे शिकायत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहायता लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि किसी भी जो शिकायतें हो कम समय में इसका निपटारा एक सटीक जो है लिया जा सकता है। तीसरा, इसके लिए चौथा लिखिए, इसके लिए टोल फ्री जो नंबर है उसकी व्यवस्था की गई है 1448। टोल फ्री नंबर जो किया गया है 1448, ये सुबह में 9:15 AM से लेके शाम में 5:15 PM तक आप कभी भी हिंदी, इंग्लिश या 8 रीजनल लैंग्वेज में बंगाली भी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, ये सभी लगभग 8 रीजनल लैंग्वेज में जो है आप इसको शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ये लिख लिए टोल फ्री नंबर। नेक्स्ट लिखिए लास्ट 5 पॉइंट शॉर्ट नोट्स लिखना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। 5वां पॉइंट लिख लीजिए, लगातार कल से क्लास ले रहे हैं ना, इसलिए गला पूरा खराश हो गया। लिखिए 5, विनियमित संस्था को उन मामलों में अपील करने का कोई अधिकार
नहीं होगा, नहीं होगा जहां लोकपाल द्वारा उसके विरुद्ध संतोषजनक और समय पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया। अपीलीय प्राधिकरण पे चलते हैं। इसमें है कि जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो है, इसके लिए उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक अपीलीय प्राधिकार है। जो उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी जो है आरबीआई के कार्य निर्देशक जो हैं, इसके अपीलीय प्राधिकारी। अब आते हैं इसके महत्व। बिल्कुल नहीं, यूपीपीसीएस में भी एक छोटा नोट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, बिल्कुल। हाँ, तो ज्यादा लिखना भी नहीं है। और यदि यूपीएससी में देता है तो उसमें भी ये क्या है सफिशिएंट, लेकिन ये डायग्राम के साथ बनाएंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि पूरा लिख देंगे तो ये इस डायग्राम को लिखेंगे और यहीं पे जो तीन एक योजनाओं के एकीकरण कर दीजिएगा। बैंकिंग लोकपाल, ये नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और डिजिटल जो लेन देन होता है ये, तो इसको तीनों देखे फिर सही रहेगा। इसके महत्व को लिख लीजिए। पहला, इसको तो हम बताए हुए थे ना, फिर आज कहे इसको नोट्स लिखाते हैं तो इसलिए इसमें तो एक बार चर्चा हम कर लिए थे, विस्तृत चर्चा कर लिए थे। चलिए कोई नहीं, इसके महत्व को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया था तो आप लोग कहे लिखा ली। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लिखिए। इससे आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ, आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों का शिकायतें का समाधान, ग्राहकों के शिकायतों का समाधान निवारण तंत्र में सुधार करने में मदद आएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा? दूसरा टॉपिक यदि देखें तो उसमें क्या आएगा? 2, साथ ही यह एक रूपता सुनिश्चित करने और उपभोगकर्ता के अनुकूल तंत्र
को अनुकूल तंत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। ठीक, इससे क्या होगा, ग्राहकों की जो संतुष्टि है एवं वित्तीय समावेशन को, फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। ग्राहक जो कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन और जो फिनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। लगभग तीसरा देखेंगे कि लगभग 44 करोड़ जो ऋण खाता धारक है, जो लोन लिए हुए हैं 44 करोड़ डाटा के अनुसार, और लगभग 220 करोड़ जमा खाता था जो डिपॉजिट किए हुए हैं, लोकपाल योजना को डायरेक्ट सीधा उनको लाभ मिलेगा। ठीक, ये डाटा याद रखिएगा। जिससे यानी अब एक ही मंच पर जो एक राष्ट्र और एक लोकपाल के दृष्टिकोण पर आधारित है, वहां अपने शिकायत को एक पोर्टल पे अपनी पूरी जानकारी को वो प्राप्त कर लेगा। तो मेन रूप से यदि देखें तो ये बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी सुधार का पहल है। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार फिर से फ्रेश नोट्स बना लीजिएगा। कब तक है, एक बार नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं।